जनता इस बार जो है वो समीर वानखेड़े के साथ है। जनता जो है वो एनसीबी के साथ है। जनता जो है वो एनआईए के साथ है। जनता समझती है कि हमारे देश में जो सच्चे ईमानदार नौजवान अधिकारी हैं वो अपनी जान पे खेल के इतने बड़े जो हैं वो तथ्य जुटाते हैं। और ये एक बड़ी लॉबी है जिसके पास पैसा है, जिसके पास अहंकार है, जिसके पास अभी आज के समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक ताकत है। वो एक आम आदमी को, एक सच्चे ईमानदार अधिकारी को जो है वो कुचलने में लगी हुई है। तो आज के समय में जनता ये सब देख रही है और जनता इसका जवाब देगी आने वाले चुनावों में इनको। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की तरफ से नवाब मलिक के ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया गया। सर, क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं आप पूरे इस केस को? जी, मुझे अभी इस बात की खबर मिली थी कि मोहित कंबोज जी जो मेरे मित्र भी हैं, मुंबई बीजेपी में काफ़ी समय से सक्रिय हैं, वो उनके ऊपर जो काफ़ी छीटाकशी और काफ़ी उन्हें धमकी भरे जो पत्र और काफ़ी सारे चैट और ये कॉल वगैरह आए हैं उन्हें। तो मेरे हिसाब से एक उनका एक जायज़ ये एक लीगल रिकॉर्स बनता है मोहित कंबोज जी का कि वो मानहानि का केस उन पे करें, और पूरी तरीके से जायज़ है। जिस तरीके की बातें नवाब मलिक कर रहे हैं आज के समय में ट्वीट पे सब कुछ, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है मानसिक रूप से। तो मेरे हिसाब से एकदम सही निर्णय है ये मोहित कंबोज जी का। कितना भारी पड़ेंगी ये चीजें लगातार, जो किसी के भी बारे में कैसी भी टिप्पणी नवाब मलिक सोशल मीडिया पर आके कर देते हैं बिना तथ्यों के। आप एक सच्चे ईमानदार अधिकारी के ऊपर टिप्पणी करके आप कहीं ना कहीं जो एजेंसी है उसका मनोबल तोड़ रहे हैं, सिर्फ एक छोटे राजनीतिक लाभ के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, समीर वानखेड़े पे जिस तरीके के प्रहार हुए हैं पिछले कुछ समय में, आप देखेंगे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके ऊपर किस तरीके का एक मानसिक उत्पीड़न के से उनको जूझना पड़ा है, उन्हें निकलना पड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं निंदनीय है ये। और आज के समय में हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब वो मुसलमान हैं, वो दलित हैं, या वो क्या उनका धर्म है, ये हमारे देश में जो एक धर्म है वो एक प्राइवेट अफेयर होता है, एक सिटीज़न का प्राइवेट वो है। आप उसको इस तरीके से पब्लिक में उछाल रहे हैं कि इन्होंने एडमिशन के समय अपना ये कार्ड दिखाया था इधर, तो ये एकदम बेबुनियाद बातें, ताकि आप किसी भी तरह से जो है आप प्रेजुडाइज कर सकें इन्वेस्टिगेशन को, लोगों के माइंड को। तो ये एक तरीके का बहुत ही, मैं कहता हूँ, जहरीलापन इन्होंने दिखाया है। इस चीज़ से मेरा मानना है इन्हें बचना चाहिए। मोहित कंबोज की तरफ से एक तरफ उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, मानहानि का केस ठोका गया है। दूसरी तरफ मोहित कंबोज का कहना है कि आप भंगार का काम करते थे, इतनी करोड़ों की संपत्ति, मतलब 300 करोड़, इतनी संपत्ति कैसे आई? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, खोल के रखूंगा तो समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हेरा फेरी करके, मतलब सबूत के साथ कह रहे हैं मोहित कंबोज। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, अगर वो कोर्ट में एक मानहानि का केस फाइल करेंगे तो ये चीज़ें वो सामने आएंगी। और साथ साथ में जो इन्होंने बताया कि भाई भंगार का काम करते थे, तो बात भंगार का काम करना मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भंगार का काम करते करते उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक फ़ायदे लिए और अपने आकाओं के लिए काम किया, वो किसी का पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और आज उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही निंदनीय है। और साथ साथ में ये कहीं ना कहीं अपने आकाओं को बचाने के लिए एक तरीके का डेस्परेशन दिखा रहे हैं, ताकि लोग असली बात की तरफ ना जाएं, उस तरफ दिमाग ना लगाएं और कहीं ना कहीं बात से भटक जाएं। आज मोहित कंबोज की तरफ से कहा गया है कि सच्चाई लाकर रख देंगे नवाब मलिक की। इससे पहले समीर वानखेड़े एक एक करके जो बॉलीवुड में बैठे हुए गुर्गे हैं या फिर जो पेडलिंग का काम करते हैं, ड्रग माफियाओं के लिए काम करते हैं, उनकी सच्चाई लाके सामने रख रहे थे, तो उन्हें धमकी की तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे। आज मोहित कंबोज को धमकी दी जा रही है, जान से मारने की थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं उन्हें। किस तरीके से, क्यों महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों को बचाने के लिए और जो भी सच्चाई के लिए लड़ता है उसे दबाने का प्रयास करती है? महाराष्ट्र सरकार में आज वो राजनीतिक शक्तियाँ आज वो जो है पावर में है, वो ताकत में है, तो वो अपना पूरा जोर लगाना चाहती है कि उनके जो कच्चे चिट्टे हैं वो जनता के सामने ना आ पाएँ। आज आप देखिए, सरकार को सिर्फ 2 साल हुए हैं और पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके की संवेदनशील कंट्रोवर्सीज़ में ये जिस तरीके से लिप्त रहे हैं, तो ये बहुत ही, आप जो साधु संतों की जो किलिंग हुई थी पालघर में, वहाँ से सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, फिर ड्रग्स का केस हो, फिर जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, फिर परमवीर सिंह का केस, तो आप देखेंगे एक लंबी फेहरिस्त है। ये सरकार पिछले 2 वर्षों में इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, ये इस तरीके की कंट्रोवर्सीज़ में ही लिप्त हैं। और इनके अधिकारी जो हैं वो खुद ही कुछ समय बाद इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो कितना ब्लेटेंट मिसयूज़ हुआ है। अर्नब गोस्वामी का केस हो, आप मीडिया कर्मी हो, कौन बचा है इस सरकार में? आप बताइए, पिछले 2 वर्षों में मीडिया पे आघात हुआ है, राजनीतिक जो मोहित कंबोज जैसे व्यक्ति हैं उन पे आघात हुआ है, समीर ठक्कर जैसे लोगों पे आगाज़ हुआ है, समीर वानखेड़े जैसे लोगों पे आघात हुआ है। तो कितने लोगों पे इन्होंने आघात किया है, उनके जो अधिकार हैं उन पे आघात किया है।
कंगना जो है उन पे आघात किया। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो इनके बारे में कुछ बोल दे या इनके जो चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन करना जाता है उसको उसके पीछे पूरी तरीके से लोग पड़ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही खराब है। सर, करोड़ों की संपत्ति को लेकर अगर बीजेपी के नेता खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि नवाब मलिक ने कैसे इतने करोड़ों की संपत्ति बनाई, तो क्या इनकम टैक्स की जल्दी एंट्री हो सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब तो पूछताछ करेगा शायद अब नवाब मलिक से? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी एजेंसियां हैं अब इसके बाद में जो है वो पिक्चर में आ सकती हैं। सिर्फ इनकम टैक्स एजेंसी नहीं, यहाँ ईडी, एनआईए, सीबीआई, जिन जिन एजेंसियों का आप नाम लेंगे वो सब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो एक तार दूसरे तार से कहीं ना कहीं जुड़ता है। अब बात यह है कि कहीं ना कहीं उन्हें मेरे हिसाब से इस बात को लेकर शांत हो जाना चाहिए और जो पर्सनल अटैक वो कर रहे हैं बार बार लोगों के ऊपर, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक तरफ बीजेपी के नेता की तरफ से 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस डाल दिया गया है, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की बहन जो हैं यास्मीन वानखेड़े, उन्होंने भी मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में जाकर केस डाल दिया है मानहानि का। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस नहीं सुनती है तो वो किसी वकील की मदद लेकर कोर्ट में जाएंगी और लीगल तरीके से एक्शन लेंगी। उन्होंने कहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा नवाब मलिक को, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही उन्होंने कहा है, क्योंकि जिस तरीके का मानसिक उत्पीड़न उनके परिवार ने झेला है पिछले कुछ समय से, खासतौर पे 2 अक्टूबर के बाद से, वो मैं मानता हूँ बेहद ही निराशाजनक है। और उनके परिवार को इस समय जो है मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं है स्टेट में, राज्य में, जो उनको इस चीज़ का ढांढस बंधा सके। हालांकि मैंने देखा था तो 2 दिन पहले वो गए थे किरीट सोमैया से, उनकी पत्नी मिली थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप एक राजनीतिक सपोर्ट आप दे सकते हैं बीजेपी, बट अल्टीमेटली वो परिवार जिसके ऊपर ये सब तरीके के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस तरीके की व्यथा वो झेल रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई भी आज अगर ये टूट गए और आज अगर समीर वानखेड़े के साथ जो है और इन्होंने गलत किया तो कल को कोई अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा इतने बड़े नेक्सस को, इतने बड़े ड्रग्स जो माफिया है इनको उजागर करने में। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक के एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही हैं। कभी किसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लग रही हैं नवाब मलिक के खिलाफ, एफआईआर से लेकर मानहानि के सारी चीज़ें हो चुकी हैं नवाब मलिक के ऊपर। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है सर? बहुत। और आगे जिस तरीके से वो टिप्पणी पे टिप्पणी करते जा रहे हैं, जितना वो अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उतना और वो इस दलदल में जो है वो नीचे जाते जाएंगे। और ये जो एक तरीके से जो उन्होंने एक कीचड़ उछाला है एक ईमानदार व्यक्ति पे, एक ईमानदार अधिकारी पे, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ बॉलीवुड की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम बार बयानबाजी दी जाती है ड्रग्स को लेकर, ड्रग फ्री करने के लिए अधिकारी कोई सामने आता है, कोई बात भी कर देता है तो उसी के ऊपर कार्रवाई चढ़ जाती है। क्यों बचाना चाहते हैं ड्रग पेडलरों को? क्या रिश्ता है बॉलीवुड का और सरकार का और उन ड्रग पेडलरों का जो बॉलीवुड की आड़ में, महाराष्ट्र की सरकार की आड़ में महाराष्ट्र में छुप कर बैठे हैं? ये जो है पूरा का पूरा जो नेक्सस है इन सबका, वो बहुत जल्दी सामने आएगा, क्योंकि आप देखेंगे जनता इस बार जो है वो समीर वानखेड़े के साथ है, जनता जो है वो एनसीबी के साथ है, जनता जो है वो एनआईए के साथ है। जनता समझती है कि हमारे देश में जो सच्चे ईमानदार नौजवान अधिकारी हैं वो अपनी जान पे खेल के इतने बड़े जो हैं वो तथ्य जुटाते हैं। और ये एक बड़ी लॉबी है जिसके पास पैसा है, जिसके पास अहंकार है, जिसके पास अभी आज के समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक ताकत है, वो एक आम आदमी को, एक सच्चे ईमानदार अधिकारी को जो है वो कुचलने में लगी हुई है। तो आज के समय में जनता ये सब देख रही है और जनता इसका जवाब देगी आने वाले चुनावों में इनको। सर, आप जैसे कि अगर मैं जनता के लिए एक सवाल पूछूं, जनता की तरफ से लगातार एक सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र के हर नेता जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार से लेकर संजय राउत, हर कोई इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, एनसीबी पर प्रहार कर रहा है और ड्रग पेडलर और बॉलीवुड के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी सरकार 30 साल तक आएगी, दूसरी तरफ इस तरीके के काम जनता विश्वास करेगी महाराष्ट्र की? अब जो मराठी मानुष है, बिल्कुल भी नहीं। जो मराठी मानुष है पूरी तरीके से जो है अब इनके ऊपर इनकी जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं उनको शक है। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी है, अपना जो एक सेल्फ बिलीफ है, उसको सिर्फ वोटों के लालच में जो है वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही खेदजनक है और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत जल्दी इस चीज़ से उद्धव ठाकरे और शिवसेना इस बात को समझें। लेकिन रही बात पूरे परिप्रेक्ष्य की जो आपने बात कही है, मैं यही मानूंगा कि कहीं ना कहीं जनता को इस बात की समझ है कि बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट एटीट्यूड रहा है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और ये पूरी जो पॉलिटिकल एक आप देखेंगे जो मूवमेंट था महाराष्ट्र का, वो आप देखेंगे उस वक्त शिवसेना और कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे के अगेंस्ट में थे।
काफ़ी समय बाद जो है वो थोड़ी दिन इमरजेंसी के समय वो साथ आए, लेकिन उसके बाद वापस लंबे समय तक वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो कहीं ना कहीं एक जो वोटर है, एक आम वोटर है महाराष्ट्र में, उसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है आपसी राजनीतिक उसमें। तो वो इस बात को समझता है, वो जानता है कि 2 साल से जब सरकार इन चीज़ों में ही लिप्त है, तो कब सरकार के पास समय है एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति का जो है वो अच्छा भला सोचने के बारे में। सरकार में तो हर नेता अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहा है। नवाब मलिक के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, केस हो रहे हैं। क्या नवाब मलिक अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे अगर ये केस, अगर ये जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, ये जो सच्चाई निकालने की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि प्रूफ दूंगा मैं कि कहाँ से लाई संपत्ति। अगर ये सारी चीज़ें साबित होती हैं तो सरकार गिरेगी सर बचेगी? जी बिल्कुल, इससे सरकार गिरने के काफ़ी चांसेस हैं। आप देखेंगे कि आज इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जब अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी साथ में आई है, तो कई एमएलए ऐसे होंगे जिन्हें अपने लोगों में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लोगों को जवाब देना होगा। तो वो जब जवाब देना होगा तो कई लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा उस पॉलिटिकल पार्टी का दामन साथ पकड़ना, तो वो उस पार्टी को छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जब वो पार्टी को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अल्पमत में वापस आने की उनकी संभावना है। और जिस दिन वो अल्पमत में आएंगे तो सरकार जो है वो। नवाब मलिक को जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े की फैमिली भी अब मजबूत हो गई है। उनकी बीवी और उनकी बहन की तरफ से बार बार पे ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक सोशल मीडिया पे राजनीति ना करें, बार बार पे सवाल ना पूछें और वो आरोप ना लगाएं जिनको लेकर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर सच में उन्हें जवाब चाहिए तो लीगल तरीके से लें, लीगल तरीके से हम हर चीज़ का जवाब देंगे। और आज समीर वानखेड़े की तरफ से उन्होंने सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो कोर्ट में पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं, एनसीबी के अधिकारियों को। उन्होंने ये भी कहा है कि दलित होने के बावजूद भी मैं सारे डॉक्यूमेंट सौंप रहा हूं कि हाँ मैं दलित हूँ, फिर भी राजनीति मुझे नाम को लेकर की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जैसा मैंने पहले भी कही आपसे कि दलित होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप एक बात देखिए, बार बार ये लोग खुद जो है एक झूठा अपने आप पे एक वो लगाते हैं कि हम बहुत सेक्युलरवादी हैं, हम सारे धर्मों को, सारे समाज को, जातियों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन आज समीर वानखेड़े क्योंकि इनके पीछे हैं, इनके जो कितने सारे तथ्य उजागर कर रहे हैं, तो आज उनकी जाति, उनके मज़हब, वो सारी चीज़ें जो है वो बार बार पब्लिक में जो है लाके उन्हें एक तरीके से उनके प्रति घृणा जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब दिखाता है कि कितना प्रेजुडिशियल माइंडसेट है एनसीपी के नेताओं का और दूसरे नेताओं का जो इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इनकी कुर्सी के लिए भी जैसा आपने कहा, और साथ साथ में इनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, जो इनका राजनीतिक भविष्य है, उसके लिए वो मुझे सही दिशा में जाता हुआ नहीं दिख रहा अभी। अच्छा, अगर लीगल तरीके से हम पूछें तो आप इस केस को किस तरीके से देखते हो? आप इस चीज़ पे कैसे जवाब दोगे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, वो भी विदाउट एविडेंस के एलिगेशन लगाना बार बार पे, कुछ भी बोल देना? ये एकदम, ये जैसा कि क्रिमिनल डेफेमेशन का केस इस पे बन सकता है। आप इसमें कोर्ट में जो है डेफेमेशन फाइल कर सकते हैं, सिविल डेफेमेशन। तो ये एक तरीके से मानहानि का केस जो है उसमें पूरी तरीके से फिट बैठता है। और मैं जानता हूँ कि इस तरीके के संवेदनशील केसों में हमारी जो जुडिशरी है वो बड़ी वाइब्रेंट है और वो एक बहुत सही फैसला लेगी नवाब मलिक के खिलाफ। मतलब मुश्किलें खड़ी होने वाली नवाब? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, जिस तरीके से टारगेट किया है एक पब्लिक ऑफिशियल को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और एक IRS अधिकारी जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने बहुत हद तक जो है एक नेक्सस जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, इतना ज़बरदस्त ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद आज इस तरीके की उपेक्षा उन्हें झेलनी पड़ रही है उनकी राज्य सरकार द्वारा, वो मैं मानता हूँ बेहद ही निंदनीय है और खेदजनक है। थैंक यू सर।